हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री ऑल टुगेदर पढ़ते हैं इसको हम। थर्मोडायनामिक्स मेनली कंसिस्ट ऑफ द टू लॉज, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ पर आजकल जेईई एडवांस कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ रहा है और वो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है भी, और साथ ही में होता है थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये मेन तीन पार्ट पढ़ने हैं इसमें, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक्स सेकेंड लॉ एंड थर्मोकेमिस्ट्री। ऑल टुगेदर वी कैन कॉल इट थर्मोडायनामिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री। अब बात आती है जेईई में कंट्रीब्यूशन की। जेईई में एडवांस्ड में आजकल थोड़ा ज़्यादा पूछा जा रहा है थर्मोडायनामिक्स थर्मोकेमिस्ट्री, और क्वेश्चंस रिलेटिवली आसान होते हैं। कोई कोई क्वेश्चन कभी कभी ट्रिकी आता है, बाकी चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और कहती हैं वो तो पूरी केमिस्ट्री की जो मतलब जो पूरा जेनेसिस है वो दो ही चैप्टर से तो निकलता है, वो है थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते भी होंगे, अगर मान लो 12th के स्टूडेंट्स या ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं और वो ये लेक्चर्स देखते हैं तो उनको मालूम होता है, 12th में आते आते वो सब चीज़ें सीख जाते हैं, ड्रॉपर्स में होते हैं तो सीख जाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म में बहुत बार, कई बार आप ये बात सुनते हो कि दिस रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय थर्मोडायनेमिक्स एंड दिस रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल काइनेटिक्स। खैर, बात करेंगे अभी थर्मोडायनेमिक्स की। पहले बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ की। तो पहले थर्मोडायनेमिक्स है क्या, डिफाइन कैसे करिए, तो लिखो थर्मोडायनेमिक्स। पहले चैप्टर का नाम लिखो, ये मार्कर बड़ा पतला सा चल रहा है, नया है ना, थोड़ा सा जब इसका टिप ब्लंट हो जाएगा तो ये फिर मोटा मोटा लिखेगा। अभी भी समझ में तो आ रहा होगा। थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज इट? इट डील्स विद वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन a physical or chemical processes. It deals with the various forms of energy, various forms of energy में mostly heat and work, mostly heat से concerned होते हैं, इसलिए थर्मो का जनरल मीनिंग होता है हीट, डायनामिक्स मतलब फ्लो ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स और ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस और ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हीट और वर्क से मेनली हम डील करते हैं। वैसे तो एनर्जी के और भी फॉर्म्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, हीट एंड वर्क होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इट डील्स विद द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। इट ऑल्सो एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ देम ड्यूरिंग अ रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में या प्रोसेस में उनके आपस में इंटरकन्वर्जन ऑल्सो बी स्टडी। इट ऑल्सो डील्स विद स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस रिएक्शन under given pressure and temperature conditions, under given pressure and temperature conditions। ये जो सेकंड वाली लाइन है ना, यही तो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट ऑल्सो डील्स विद द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस रिएक्शन अंडर गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। ये स्पॉन्टेनिटी को बताता है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है वो भी बताएंगे। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स ऑन इट्स ओन, वो जो अपने आप हो जाए बगैर किसी एक्सटर्नल हेल्प के अंडर गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जो फॉरवर्ड में प्रोसीड ना करे अंडर गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हालांकि इसके बारे में फिर डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, बात आती है यहाँ पर, जब हम थर्मोडायनामिक्स से डील कर रहे हैं तो कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं, जैसे क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सिस्टम सराउंडिंग क्या होते हैं, बाउंड्री क्या होती है, हीट वर्क क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिखो सम डेफिनेशंस यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स। ये पहले नोट करो, नोट इट डाउन।
some definitions used in thermodynamics. जैसे सिस्टम, बार बार एक टर्म आएगा सिस्टम, मतलब पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, अंडर स्टडी, दैट इज कॉल्ड सिस्टम. सराउंडिंग एंड बाउंड्री. चलो बात करते हैं पहले सिस्टम की. मैं सिस्टम को यहीं डिफाइन कर देता हूं. सिस्टम पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी और अंडर इन्वेस्टिगेशन. मान लो ये रूम है जहां मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं. अब इस रूम को क्लोज सिस्टम मान लेते हैं. दरवाजे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए. अगर मैं रूम में स्टडी कर रहा हूं कि हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रूम, हाउ मच ऑफ द एयर इज इट इन इट, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एयर, व्हाट इज द मास ऑफ द एयर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द एयर, एनर्जी कितनी है एयर की अंडर गिवन टेम्परेचर कंडीशंस. मैं स्टडी कर रहा हूं इस रूम को, तो रूम क्या हो गया? सिस्टम. और इस रूम के बियॉन्ड जितना भी यूनिवर्स का पार्ट है, यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है भाई, तो यूनिवर्स का रेस्ट ऑफ द पार्ट अदर देन दिस रूम विल बी कंसिडर्ड व्हाट? सराउंडिंग्स. तो व्हाट इज सराउंडिंग्स? सिस्टम पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी, सराउंडिंग्स रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम. एंड बाउंड्री, ये जो रूम है और जो सराउंडिंग है ये चारों दीवारें, छत और फर्श से सेपरेटेड है. तो दीज आर द बाउंड्रीज फॉर द सिस्टम. चारों दीवारें, छत, फर्श, ये क्या होगा? ये बाउंड्री हो गई. ये बाउंड्री डिफाइन होगा. सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू द वॉल्स इज कॉल्ड बाउंड्री. तो अभी हम बात कर रहे हैं पहले सिस्टम की. तो सिस्टम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी. ये भी तीन तरह के सिस्टम हो सकते हैं. एक लेते हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. चूंकि ये चैप्टर एनसीईआरटी के 11th में है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफी कुछ पढ़ा हुआ भी होता है, बट अब इसको पढ़ेंगे हमारी आंखों से. थ्रू आवर आइज यू हैव टू स्टडी. तो ओपन सिस्टम, जैसे मान लो ये ओपन वेसल हो, पानी भरा हुआ है इसमें, H2O लिक्विड, ये ओपन वेसल है. अब पानी है भरा हुआ. आप इस पानी के गिलास को रात में ऐसे यहां रख के छोड़ जाओ और सुबह आओ यहां पर, तो पता चला जितना पानी था, पानी का लेवल थोड़ा घट जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द वाटर हैज इवेपोरेटेड. तो इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स हैव गॉन इनटू द एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग्स. तो मैटर का एक्सचेंज भी हुआ, और हो सकता है पानी थोड़ा ठंडा भी हो जाए. रात में रखो तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है, तो पानी ठंडा हो जाता है. तो इसका मतलब उसकी एनर्जी में भी चेंज हुआ है. एनर्जी में भी चेंज हुआ है. तो एक तरीके से ओपन सिस्टम इज व्हाट? इन विच बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर एक्सचेंज डू अकर, और एक्सचेंज अकर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. तो लिखो व्हाट इज ओपन सिस्टम? इन विच बोथ एनर्जी मतलब हीट और वर्क, एंड मैटर एक्सचेंज, लिखते भी जाओ सारी बातें, अकर्स बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. तो इन विच बोथ एनर्जी हीट और वर्क के फॉर्म में एक्सचेंज हो सकती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, एंड मैटर एक्सचेंज अकर्स बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. तो सिस्टम सराउंडिंग्स के बीच में मैटर भी आ जा सकता है, अमाउंट भी घट बढ़ सकती है, और एनर्जी आ जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क. तो ये कहलाएगा ओपन वेसल, ये कहलाएगा ओपन सिस्टम. जरा क्लोज सिस्टम पर आओ. जैसे यही था, पानी भरा हुआ था, ये रहा पानी, और ऊपर से ये बंद था, क्लोज्ड कंटेनर, क्लोज्ड वेसल, और ये वाटर ही भरा हुआ है. अब ध्यान दो, H2O है, थोड़ी वेपर्स बनेंगी तो हो सकता है यही रहेंगी, बस बाहर ना जा पाएंगी. मान लो इस बार स्टील का कंटेनर है, ये कांच का या स्टील का कंटेनर है, बंद डब्बे, बंद ढक्कन वाला. अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि
क्लोज्ड वेसल है, बट फिर भी ठंडा गर्म तो हो ही सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन आउटसाइड टेम्परेचर और इनसाइड टेम्परेचर डिफरेंस। तो अकॉर्डिंगली यहां पर केवल एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। H2O के मॉलिक्यूल छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, बाहर की एयर इसमें अंदर घुस नहीं सकती, बिकॉज इट इज ए क्लोज्ड वेसल। तो व्हाट इज क्लोज्ड सिस्टम? इन विच only energy exchange can occur between system and surroundings, in which only energy exchange occurs between system and surrounding. This is called closed system. नाम से मालूम पड़ रहा है। तीसरा isolated system. What is isolated system? जैसे थर्मोस फ्लास्क फॉर एग्जाम्पल, थर्मोस फ्लास्क मतलब ये इंसुलेटेड कंटेनर ले लिया हमने, परफेक्टली इंसुलेटेड, परफेक्टली इंसुलेटेड वेसल है, पानी भर लिया इसमें भी, मान लो ये वाटर है H2O लिक्विड, पानी लिया है बट परफेक्टली इंसुलेटेड वेसल है, ना हीट बाहर जाएगी ना बाहर से हीट अंदर आएगी, क्लोज्ड कंटेनर है, पानी अंदर का अंदर रहेगा, हीट भी अंदर आ जा नहीं पाएगी, नो एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग। तो ये हो गया जैसे थर्मोस फ्लास्क। हालांकि फ्लास्क, वैसे थर्मस फ्लास्क को हम मान लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, बट इट इज नॉट ए परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि बढ़िया से बढ़िया बाजार से आप थर्मस फ्लास्क ले आओ। पहले तो ये बताओ आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? ना एनर्जी का एक्सचेंज अलाउड हो और ना ही मैटर का एक्सचेंज अलाउड हो। नाइदर एनर्जी नॉर मैटर एक्सचेंज अकर्स, ना तो कोई एनर्जी आ जा पाए, ना हीट आ जा पाए, ना वर्क आ जा पाए बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो, तो फिर कहलाएगा आइसोलेटेड। बिल्कुल आइसोलेटेड है, इसे बाहर दीन दुनिया से कुछ भरोसा नहीं है। ऐसी तो हम कहते हैं आपसे, आप भी आइसोलेट हो जाओ, दीन दुनिया से कट जाओ बिल्कुल। आपका रूम, आपकी किताबें, आपकी स्टडीज, आपका आईआईटी, बस यही आपकी जीवन है, यही आपका सब कुछ है, यही जमा पूंजी धन है। अभी के लिए बिल्कुल जुट जाओ। होंगे दोस्त, ठीक है, होगा पबजी, बैन हो गया, अब तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? वैसे तोड़ निकाल लेते हैं, पता नहीं बच्चे बहुत तेज होते हैं आजकल। कोई नया गेम आ गया और खैर फौजी आ गया शायद। मैं तो खैर खेलता नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं आप लोगों के साथ ही बिजी रहता हूँ, चाहे वो यूट्यूब पे बिजी रहें या आप लोगों की क्लासेस हों, आप लोगों का कंटेंट डेवलपमेंट करना हो, टेस्ट पेपर बनाने हों, आपकी सेवा में तत्पर। खैर तो आप भी आइसोलेट बन जाओ इसकी तरह। आपका रूम, आपकी किताबें, आपकी आईआईटी की प्रिपरेशन, बस यही सब कुछ। दिन दुनिया से कट जाओ कुछ समय के लिए, बाद में बन जाना ओपन सिस्टम। एनीबडी कैन कम टू यू, एनीबडी कैन कम टू यू एज योर फ्रेंड, सब टाइप के फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। ओपन सिस्टम बन जाना। अभी तो क्लोज सिस्टम बने रहो जब तक आईआईटी क्वालिफाई ना हो जाए, रैंक ना आ जाए बढ़िया से, एक डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, सिंगल डिजिट भी, ऑफ कोर्स इफ समवन इज कैपेबल एंड समवन इज वर्किंग सो हार्ड। तो गाइज मैं ये बात कर रहा था कि आइसोलेटेड सिस्टम मतलब नाइदर एनर्जी नॉर मैटर एक्सचेंज डू अकर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जैसे थर्मस फ्लास्क। हालांकि थर्मस फ्लास्क कोई परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, मान लेते हैं फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम कौन है? यूनिवर्स। तो लिखेंगे यहां पर कहां पर? यही लिख दो, इधर लिख दो। परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम यूनिवर्स है, क्योंकि थर्मोस फ्लास्क भी हम मान लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम है नहीं। क्यों? बढ़िया से बढ़िया कंपनी का, मैन्युफैक्चरर का थर्मस फ्लास्क ले आओ, मिल्टन का ले आओ, सेलो का ले आओ, और कोई विदेशी कंपनी का भी बड़े से बड़ा ले आओ, गर्म चाय भर कर रख दो उसमें, 3, 4, 5 घंटे बाद देखोगे थोड़ी ठंडी तो हो ही जाती है।
और एक आध दिन रखा छोड़ दोगे तो बिल्कुल ऐसी ठंडी सी मिलेगी, तो गर्म थोड़ी रही। तो इसका मतलब उसकी हीट थोड़ी सी बाहर तो गई है ना। तो कितनी भी परफेक्टली इंसुलेटेड वॉल ले लो आप, कितना भी वूल लगा दो यहां पर बाहर इंसुलेटिंग सब्सटेंस की, बट थोड़ी बहुत हीट तो डिसिपेट होगी। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनसाइड एंड आउटसाइड टेम्परेचर में बिकम सेम, हीट एक्सचेंज डू अकर्स। तो ये परफेक्ट नहीं है, नॉट ए परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम। बट क्वेश्चन में आएगा तो आप आइसोलेटेड बोलोगे। फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस इट इज कंसिडर्ड टू बी द आइसोलेटेड सिस्टम। बट परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स। वो क्यों? परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स, वो क्यों? अच्छा वो मैं बताता हूं, पहले मैं ये हटा दूं जरा सा, आप नोट करो पूरी स्क्रीन को, नोट इट डाउन। तो देखो मैं यही बात तो कह रहा था यहां पर कि परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स, नॉट द थर्मोस फ्लास्क। अच्छा क्यों यूनिवर्स क्यों? अब अगर यूनिवर्स ही पूरा सिस्टम है, भाई यूनिवर्स तो क्या है, सब कुछ तो यूनिवर्स में आ गया भाई, पूरी गैलेक्सी यूनिवर्स में आ गई, पूरी अर्थ सब कुछ यूनिवर्स में आ गया, सारे अवेंजर्स यूनिवर्स में आ गए, यूनिवर्स के बियॉन्ड कुछ ना बचा है। तो जब यूनिवर्स के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है तो फिर क्या एक्सचेंज होगा यूनिवर्स के बियॉन्ड? कुछ नहीं। और जब कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा तो इसका मतलब यूनिवर्स इज आइसोलेटेड सिस्टम। फिर सुनो मैं क्या बात बोल रहा हूं, एवरीथिंग इज इनसाइड द यूनिवर्स, व्हाट इज बियॉन्ड द यूनिवर्स? चलो मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज बियॉन्ड द यूनिवर्स? नथिंग, कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं है यूनिवर्स के बियॉन्ड तो फिर क्या एक्सचेंज होगा बिटवीन यूनिवर्स एंड बियॉन्ड? कुछ नहीं। और जब कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा तो इट इज अ यूनिवर्स इज ए परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम। इसको देख करके मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, मैंने काफी पहले पढ़ी थी, वो मैं अक्सर बच्चों को बताता भी हूं। कुछ नहीं के ऊपर क्या टाइटल है? कुछ नहीं। हिंदी कभी कभी लिखते हैं तो थोड़ा हाथ कम चलते हैं, वैसे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं अप टू 12th क्लास, 12वीं क्लास तक। तो कुछ नहीं, जैसे अकबर बीरबल की कहानी बड़ी फेमस हुआ करती थी, अभी भी फेमस है, हमने हिंदी में पढ़ी है। एक स्टोरी मुझे याद आती है, जैसा कि आप जानते हो राजा अकबर हैं, उनके जो सलाहकार और बुद्धिजीवी हैं बीरबल साहब, मंत्री हैं जो उनके, वो बहुत ही बुद्धिमान हैं और चुटकी बजाते ही वो अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं को सॉल्व कर देते हैं। तो ऐसी एक केस उनके सामने आया दरबार में। उनके राज्य में दो दोस्त थे। अब जो दोस्त होते हैं तो कई बार कहानी ऐसी होती है, एक लालची होता है और एक ईमानदार होता है। तो दो दोस्त थे, एक लालची वाला एक ईमानदार वाला। तो केस इस तरीके से हुआ कि ईमानदार वाले को एक बार एक पैसों की जरूरत पड़ी, तो उसने लालची वाले से 100 रुपये उधार लिए। अब 100 रुपये उधार लिए, कुछ दिनों के बाद जैसा उनमें आपस में डिस्कस हुआ था या जैसा आपस में उनमें वादा हुआ था, वो ईमानदार व्यक्ति ने 100 रुपये लालची वाले के वापस भी कर दिए। बात खत्म हो गई, एंट्री आई एंट्री वापस, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। बट वो लालची वाला तो लालची था, उसके मन में लालच आ गया। कुछ दिनों के बाद में वो अपने ईमानदार वाले दोस्त से बोलता है, यार मैंने तेरे को 100 रुपये दिए थे, मैंने तुझे 100 रुपये दिए थे, वो तू कब देगा? तो ईमानदार वाला तो घबरा गया, 100 रुपये की बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। बोला मैंने दे तो दिए। बोले कैसी बात कर रहा है? बोले मैं दे चुका हूं तुझे पैसे, अब मैं कुछ नहीं दूंगा। ईमानदार वाला क्या बोला लालची वाले से, अब मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं दे चुका हूं। तो ईमानदार वाले के मन में तो लालच था, तो वो बोलता है क्या बोला तूने? बोला ईमानदार वाला बोला मैं कुछ नहीं दूंगा। तो लालची वाला बोला दे कुछ नहीं, तूने कहा ना कुछ नहीं देगा, दे कुछ नहीं। तूने कहा ना कुछ नहीं दूंगा, ला दे कुछ नहीं। अब वो ईमानदार कह रहा पागल आदमी है क्या, मैंने कहा तो कुछ नहीं दूंगा। तो लालची वाला बोला तू ही तो कह रहा है ना कुछ नहीं देगा, ला कुछ नहीं दे। अब वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। अब जनता सुन रही है, जनता तो मजे लेती है, आप जानते ही हो। तो अब मैटर तो सुलझने वाला था नहीं, आ गया दरबार तक।
राजा भी अकबर जो हैं सुन करके चकरा गए, भाई ये क्या है, कुछ नहीं, कोई कैसे देगा भला। तो बीरबल से कहा गया, राजा अकबर बोले, बीरबल सुलझाओ इस गुत्थी को, ये व्यक्ति कुछ नहीं कैसे देगा इसको, वो कुछ नहीं मांग रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं दूंगा, वो कह रहा है लाओ कुछ नहीं। अब बीरबल तो बीरबल ही है। जहां वो पूरा दरबार लगता था वहां जहां तहां कालीन बिछे हुए थे, तो बीरबल साहब बोले दोनों से, आओ इधर आओ। अब वो लालची वाले को मन में तो चोर था, बोला कंटाप पड़ने वाला। कंटाप मतलब कानपुर में बोलते हैं गाल पे पड़ जाना, चपत थप्पड़, बोले पड़ने वाला एक, तो ऐसा मारेंगे तो नहीं। तो वो आए पास में। अब बीरबल तो जानता था कि ये तो क्या साफ साफ सा केस है कि लालची आदमी जो है लालची हो चुका है और जबरदस्ती का केस बना रहा है। तो बुलाया दोनों को और ईमानदार वाले को बोला, तू इधर हट, चल साइड में चल। और उस लालची वाले से बोला, ठीक है दिलवाते हैं तुम्हारा, करते हैं अभी साहब। अरे एक काम करो जरा, ये सामने जो कालीन है जरा उठाना, कालीन क्या है। तो उस लालची व्यक्ति ने झुककर एक कालीन उठाया। बोला क्या है यहां पर। बोला यहां तो कुछ भी नहीं। क्या है यहां, कुछ नहीं। उठा अपना कुछ नहीं और भाग यहां से, उठा अपना कुछ नहीं और भाग यहां से। ये था बीरबल का न्याय। ये कुछ नहीं है। सो व्हाट इज बियॉन्ड द यूनिवर्स, कुछ नहीं। सो व्हाट विल एक्सचेंज बिटवीन यूनिवर्स एंड बियॉन्ड, कुछ नहीं। That's why the universe is isolated system. I hope you have understood. आप भूलोगे नहीं, ये कुछ नहीं। Got the point? So perfect isolated system is universe. नोट करें ये सब बात। ये था सिस्टम। What is surroundings? Surrounding डिफाइन करेंगे। A part of universe other than system. Generally, universe is considered to be much larger than the size of system. आप बड़े से बड़ा सिस्टम भी ले लो तो यूजुअली कुछ मेंशन ना हो तो यूनिवर्स को हम या सराउंडिंग्स को सिस्टम से बड़ा ही मानेंगे, काफी बड़ा मानेंगे, बिकॉज यूनिवर्स इज वेरी लार्ज। एंड व्हाट इज बाउंड्री? सेपरेशन बिटवीन system and surroundings. Separation between system and surroundings, that is called boundary. अब बाउंड्री भी कई तरीके से क्लासिफाई हो सकती है, रियल एंड इमेजिनरी। अब ये रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री, मान लो एक जैसे ओपन वेसल है, उसमें पानी भरा हुआ है, एक कांच का एक ग्लास है, टम्बलर है, उसमें पानी भरा हुआ है, और ध्यान दो ये वाटर लिक्विड भरा हुआ है। ये जो दीवारें हैं ये क्या हो गए, कांच की दीवारें हैं मान लो ये, तो ये क्या हो गए, ये हो गए रियल बाउंड्री। और ऊपर जहां वाटर की सरफेस है वहां पर कोई कांच की दीवार तो नहीं है, मेटल की दीवार तो नहीं है, बट फिर भी पता है कि इस सरफेस के ऊपर हवा है, एयर है, और नीचे पानी है। तो एक तरीके से दिस सरफेस इज डिवाइडिंग वाटर एंड एयर, so this is acting as a imaginary boundary. I hope you have understood the point. So no real boundary here, but still you can understand the division between system and surroundings. एक होती है rigid and non-rigid. Rigid में volume is constant, so delta V is 0. नॉन रिजिड में वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट, सो डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ये रिजिड है तो जैसे थिक वॉल्ड क्लोज्ड सिलेंडर, थिक वॉल्ड क्लोज सिलेंडर। और जैसे नॉन रिजिड में जैसे थिन स्किन बलून, थिन स्किन वाले जैसे बर्थडे बलून होते हैं, फुलाओ उनको तो फूल जाते हैं वो, तो they can flex their skin and they can accommodate the larger volume, larger amount of the gas. तो balloon, piston type vessel, इसमें भी piston can move up or down and volume can change. So volume change is not 0. Here volume change is 0. So this is rigid and non-rigid. And one is diathermic.
and adiabatic boundary. What is diathermic and adiabatic? Let us talk about. ये मैं क्लीन कर देता हूं, जरा नोट कर लो पूरी बात, नोट इट डाउन. Diathermic and adiabatic boundary. What is diathermic? डायथर्मिक मतलब जिसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर हो सकता हो. ए कंडक्टिंग वॉल which allows heat transfer across it. A conducting wall which allows heat transfer across it, that is called diathermic boundary. जैसे कॉपर एल्यूमिनियम वेसल्स. एक होता है एडियाबैटिक. एडियाबैटिक का मतलब ही होता है कि नो हीट एक्सचेंज अक्रॉस द बाउंड्री. तो नो हीट एक्सचेंज across the boundary made of insulating material. तो जब भी आप बात करते हो एडियाबैटिक बाउंड्री की तो हीट का सिंबल जनरली हम क्यू लेते हैं, तो क्यू इज 0. तो नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. तो मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, हीट एक्सचेंज इज 0, जबकि यहां हीट एक्सचेंज होता है. तो डायथर्मिक एडियाबैटिक, जैसे थर्मोस फ्लास्क है, फॉर एग्जांपल थर्मोस फ्लास्क बाउंड्री इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी हुई होती हैं, तो दे डज नॉट अलाउ एनी हीट ट्रांसफर अक्रॉस इट. तो Q इज इक्वल टू 0. Q सिंबल यूज करेंगे हीट के लिए. तो गाइस इस तरीके से डिफाइन करते हैं सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री एंड सो ऑन. यहीं पे एक और टर्म डिफाइन करते हैं, ये डेफिनेशंस चल रही हैं, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. तो हेडिंग लिखो, नोट करिए इस सब बात को. इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि सिस्टम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो तो इन प्रॉपर्टी पर कोई प्रभाव ना पड़े. द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात चल रही है. ये वो प्रॉपर्टीज हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच रिमेन्स unchanged, unaffected when system is divided into smaller parts. सिस्टम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज ना हो, तो कहलाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल से समझ में आती है बात, जैसे टेम्परेचर, जैसे प्रेशर ऑफ गैस, जैसे डेंसिटी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, जैसे ईएमएफ ऑफ अ सेल. गैल्वेनिक सेल्स होते हैं, टॉर्च में डालने वाले सेल होते हैं, उनका ईएमएफ. जैसे सरफेस टेंशन, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, जैसे मोलर मास, जैसे मोलर हीट कैपेसिटी, जैसे स्पेसिफिक हीट. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सब बताऊंगा मैं, लॉजिकली हैं सब. जैसे मोलैरिटी
and other concentration terms. Molarity and other concentration terms. So these are the very common examples. Temperature, pressure, density, refractive index. Refractive index जैसे कांच है, कांच की एक सर्टेन वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. अब कांच का बड़ा टुकड़ा लो या छोटा टुकड़ा लो, वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. अब जैसे मान लो टेम्परेचर, ये रूम है, इस रूम का टेम्परेचर मान लो अभी ये एसी चल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस है. मैं इस रूम में हवा है, एक काम करता हूं, एक बीच में दीवार लगा देता हूं और इस रूम को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं इक्वल पार्ट्स में, तो भी टेम्परेचर 25 है एयर का और यहां वाली एयर का भी टेम्परेचर 25 है. डेंसिटी ऑफ द एयर इन बोथ सेम, प्रेशर ऑफ द एयर इज बोथ, इन बोथ केसेस इट इज सेम. तो इसका मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईएमएफ ऑफ द सेल. ईएमएफ ऑफ द सेल बैटरीज होती हैं, उनके जो ईएमएफ होते हैं, ये बात आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या तो पढ़ चुके होंगे या पढ़ेंगे, यू विल लर्न. तो अकॉर्डिंगली EMF you will learn that it is intensive property. Surface tension, specific volume, molar mass, molar heat capacity, specific heat, molarity and other concentration term. Molarity, molality, mole fraction, सभी क्या हैं? सभी intensive properties हैं. ऐसी extensive properties होती हैं. What is extensive property? Property whose value is changed if system is divided into smaller parts. सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अब समझ में आ रहा होगा, जैसे मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, सिंबल एच यूज करते हैं, एच यूज करेंगे, डिफाइन करेंगे इसको. एंट्रोपी, सिंपल एस यूज करेंगे. गिब्स एनर्जी, सिंबल जी यूज करेंगे. इंटरनल एनर्जी, सिंबल यू यूज करेंगे, यू और ई. तो दीज द टर्म्स मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ऑल सब क्या है ये? दीज आर ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अब मास है, ये रूम है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैंने बीच में एक दीवार बना दी, तो जितना एयर का मास था आधा मास इधर रह गया, आधा मास इधर. अगर रूम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, तो मास डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, वॉल्यूम इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स. एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, ये सब क्या हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं. अगर सिस्टम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है. अच्छा, यहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर कोई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर यूनिट मास या पर यूनिट मोल डिफाइन कर दिया जाए, इट बिकम्स इंटेंसिव. इफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी is defined per gram or per mole, then it becomes intensive property. अगर कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पर ग्राम पर मोल डिफाइन कर दो तो इंटेंसिव है. जैसे ध्यान दो, मास क्या था? एक्सटेंसिव. और मोलर मास, मोलर मास मतलब एक मोल का मास, क्या बन गया? इंटेंसिव. तो जैसे फॉर एग्जांपल मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, मोलर एंथैल्पी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, एटसेट्रा. ये सब एग्जाम्पल हैं. सुनो क्या है ये? मोलर मास, एक मोल का मास, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये. मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्सटेंसिव था, बट पर मोल अगर डिफाइन कर दिया तो इट बिकम्स एक्सटेंसिव, इंटेंसिव. मोलर एंथैल्पी, एंथैल्पी एक्सटेंसिव है. मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, मोलर गिब्स एनर्जी, सब क्या बन गए? इंटेंसिव प्रॉपर्टी.
मोलर हीट कैपेसिटी किसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए डिफाइन कर सकते हो। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब पर मोल, स्पेसिफिक हीट मतलब पर ग्राम। हालांकि स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी टर्म हम डिफाइन करेंगे बाद में, आएंगे हम डेफिनेशंस में। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हैं? दीज आर ऑल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। आईआईटीज ने इस तक पे सवाल पूछा हुआ है बहुत सिंपल कि इन 4 ऑप्शंस में से बताओ कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है। जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन है ये, इतने सिंपल क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। ये कई बार बच्चों को ऐसा लगता है जब तैयारी करते हैं, खासकर 11th क्लास के स्टूडेंट्स को, कि मुश्किल सवाल ही आते हैं जेई में। ऐसा नहीं होता, आसान भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो टफ रहेंगे ही। टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टूडेंट्स, टॉप रैंकर्स में तो कंपटीशन तगड़ा होता है, तो वहां तो डिफरेंशिएट करने के लिए चाहिए ये सब। तो गाइस इस तरीके से डिफाइन करते हो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। नोट करें ये सब बात। चलिए अब बात करते हैं स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल की। हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली, सिस्टम सराउंडिंग्स डिफाइन कर दिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल। तो लिखो हेडिंग स्टेट फंक्शन, फाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं कई बार स्टेट फंक्शन को, और स्टेट वेरिएबल। स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल, देखो किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, उसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए, हमें कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए सिस्टम की, विच आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस, विच डिपेंड ओनली ऑन करंट स्टेट और प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम। पाथ पर डिपेंड नहीं करता, प्रीवियस स्टेट पे भी डिपेंड नहीं करता। एक बार पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं इस बात को। तो सर्टेन पैरामीटर्स or properties are required to explain state of a system called state function। उन्हें स्टेट फंक्शन बोलते हैं। और स्टेट वेरिएबल, अच्छा ये क्या होते हैं? स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस या वेरिएबल्स हैं दैट डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रीवियस स्टेट और द पाथ बाय विच द करंट स्टेट इज अटेन्ड। तो लिखो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। स्टेट फंक्शन डिपेंड only on current state of system, only on current state of system and is independent of previous state or the path followed to attain the current state. State function depends only on current state of the system and is independent of the previous state or the path followed to attain the current state. तो state function ना तो path पर depend करता, independent है, और ना ही previous state पर depend करता। This is an important point. तो ये इसका एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जैसे मैं आपको, जैसे मान लो ये वाटर है, दिस इज द वन, ये वाटर है। मान लो अभी इसका टेम्परेचर कुछ 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो बस अब मान लो ये इस ग्लास के अंदर पानी है, मुझे मान लो ये वाटर को स्टडी करना है, तो ये वाटर सिस्टम है। तो मुझे क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर? तो वॉल्यूम इज द स्टेट फंक्शन। Temperature of the water, temperature is the state function. What is the pressure exerted by it? That could be the state function. हालांकि pressure is commonly used for gases. Density कितनी है, energy कितनी है, ये state functions होगा एक तरीके से इसकी। Internal energy कितनी है, enthalpy कितनी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि पानी है ग्लास में, तो मुझे कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए थर्मोडायनेमिकली।
टेम्परेचर बताना पड़ेगा, सिस्टम का वॉल्यूम बताना पड़ेगा, उसकी एनर्जी बतानी पड़ेगी, तो दैट विल डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, करंट सिस्टम। अच्छा, इस बात से कोई मतलब नहीं कि पहले ये पानी गर्म था और ठंडा किया गया है, मान लो इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि पहले ये गर्म पानी था 50 डिग्री वाला, उसे ठंडा करके हमने 30 पे ऑब्टेन किया है, या पहले ये बहुत ठंडा पानी था फ्रिज का रखा हुआ 5 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस का, उसको हम वार्म करके फिर 30 डिग्री सेल्सियस पे लाए हैं। नो, इट्स टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इट, टेम्परेचर इज डिफाइंड। इस वाटर को डिफाइन करने के लिए कुछ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स चाहिए, एंड वन ऑफ द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर इज टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर सैंपल of water system. So temperature is a state function. तो ये बात एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है कि certain thermodynamic parameters are required to explain the state of the system called state function. State function depends only on the current state of the system and is independent of the previous state or the path followed. इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, change in state function is not a state function. Change in state function is not a state function. In fact, it is a definite quantity between two states and does not depend on path followed. पाथ पे ये भी डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। तो चेंज इन स्टेट फंक्शन, मान लो टेम्परेचर चेंज करना है, अभी मान लो ये वाटर सैंपल था जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, मान लो इनिशियली ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था, तो 50 से 30 लेके आए हैं इस वाटर को। हो सकता है बहुत सारे तरीके हों, एडियाबेटिकली आपने ये किया हो, आइसोबेरिकली आपने किया हो, आइसोबेरिकली मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, आइसोकोहरिकली मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एडियाबेटिकली मतलब नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। करेंगे, अभी डिफाइन प्रोसेस आने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कई तरीके हैं 50 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के वाटर के लिए, उन सब पे किसी पर डिपेंड नहीं करता। चेंज इन स्टेट फंक्शन सिंपली क्या बोलोगे, 50 से 30 पर आ गया तो 30 माइनस 50, तो माइनस 20 डिग्री सेल्सियस द चेंज इन टेम्परेचर। You understood the point? तो change in temperature या change in state function does not depend on path. It depends the value of the state function at initial state and final state. तो इसका मतलब जो change in state function है d5, उसका इंटीग्रेट कर दो 1 से 2 तक, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो 5 2 minus 5 1. What is d5? Small change इन द स्टेट फंक्शन। और ओवरऑल चेंज फाइंड करना हो तो आप जानते हो इंटीग्रेट करते हैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, एंड दैट इज 5 2 minus 5 1। जैसे एग्जांपल, आपको डेल्टा टी निकालना हो तो दिस इज नथिंग बट डी टी, इसको डेल्टा 5 बोल सकते हो ओवरऑल चेंज। तो ओवरऑल चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डी टी 1 to 2 एंड दैट इज नथिंग बट T2 minus T1। T2 minus T1 क्यों? टेम्परेचर इज द स्टेट फंक्शन। अब बात करें एग्जांपल्स ऑफ स्टेट फंक्शन की, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, नोट करो ये सब, नोट इट डाउन। तो एग्जांपल्स ऑफ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शंस के जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, सिंबल यूज करेंगे H, एंट्रोपी, सिंबल यूज करेंगे कैपिटल S, इंटरनल एनर्जी U, या कई बार E भी रिप्रेजेंट करेंगे, एंड गिब्स एनर्जी और गिब्स फंक्शन कैपिटल G। These are the examples of state function। याद रखें, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम,
एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी एंड गिब्स फंक्शन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट फंक्शंस के बारे में। स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स मतलब किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, कहलाते हैं स्टेट फंक्शन। साइक्लिक इंटीग्रेशन involving a state function is equal to 0। ये क्या मतलब है साइक्लिक इंटीग्रेशन? ये अच्छा, इंटीग्रेशन तो ये होता है, देखो ये इंटीग्रेशन है और ये साइक्लिक इंटीग्रेशन, ये तो इंटीग्रेशन हुआ, ये हटाए थे। मान लो ये तो इंटीग्रेशन हुआ 1 से 2, दिस इज इंटीग्रेशन, ये तो इंटीग्रेशन हुआ, और ये है साइक्लिक इंटीग्रेशन। नहीं, कोई बहुत विशेष बात नहीं है, ये इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच गया सिस्टम, आपने कुछ टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर चेंज किया, तो ये कहलाएगा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एंड दिस इज साइक्लिक इंटीग्रेशन। साइक्लिक इंटीग्रेशन मींस इन अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि सिस्टम जिस स्टेट में था, घूम फिर के कुछ प्रोसेस करा करके फाइनली इट केम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। तो व्हेन सिस्टम कम्स बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, द प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। नाम से मालूम पड़ रहा है साइकिल इज कंप्लीटेड। जो इनिशियल टेम्परेचर था, जो इनिशियल प्रेशर था, जो वॉल्यूम था, जो थर्मल एनर्जी थी, सब कुछ वही वापस आ गया घूम करके, देन इट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग ए स्टेट फंक्शन डी फाई इज इक्वल टू 0। कैसे? इसको प्रूव भी कर सकते हो। मान लो ये कोई प्रोसेस है, ए बी, ये मान लो ए पाथ, ये बी पाथ। मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट करके कोई सिस्टम है, मान लो कोई गैस है, हीलियम गैस, ऑक्सीजन गैस, कुछ गैस, उसका कुछ पैरामीटर चेंज किए, प्रेशर, टेम्परेचर, और बी पर पहुंचे, और बी से वापस घूम करके किसी और पाथ से ए पर आ गए। तो इसका मतलब अगर ए पर वापस आ गए हैं तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई क्या होगा? आप इस साइक्लिक इंटीग्रेशन का मतलब पूरे साइकिल में change in state function. This represents what? Infinitesimal small change in the function, and this integrated mean overall in a cyclic process, पूरा cyclic process में। तो मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ A से B तक गए of d phi, प्लस तोड़ के लिख सकता हूँ B से वापस भी आए, तो B से A से B पर गए और B से वापस A पे आ गए, ये change in state function, and that would be equal to what? Phi b minus phi a plus phi a minus phi b, ये कैंसिल आउट एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सीधे सिंपल शब्दों में क्या बात निकल के आई? सीधे साधे शब्दों में ये बात निकल के आई कि चेंज इन स्टेट फंक्शन इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0। तो क्या मतलब निकला? कंक्लूजन, चेंज इन state function in a cyclic process is equal to 0। मतलब डेल्टा t is equal to 0, डेल्टा s is equal to 0, डेल्टा p is equal to 0, डेल्टा g Gibbs function is equal to 0 in cyclic process। इन साइक्लिक प्रोसेस। तो याद रखने वाली है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि साइक्लिक इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग द स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू 0। मतलब किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस आएंगे, दोबारा फिर लिखवाएंगे, जहां पर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। लिखेंगे इस बात को भी, तो पहले पूरी बात नोट करो, नोट इट डाउन। अच्छा, यहीं पे हम स्टेट फंक्शन की बात कर रहे थे, यहीं पे एक होता है पाथ फंक्शन। नाम से ही मालूम पड़ रहा है पाथ फंक्शन, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ पाथ, जो कि पाथ की प्रॉपर्टी है।
पाथ फंक्शन ये पाथ की प्रॉपर्टी है, स्टेट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो विच डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, मतलब कौन सा प्रोसेस है, किस रास्ते से गए हैं हम, उस पर डिपेंड करता है। विच डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। और पाथ फंक्शंस के एग्जांपल ऑफ पाथ फंक्शन 3 वेरियस इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, याद रखेंगे। हीट, वर्क, मोलर हीट कैपेसिटी। आप पढ़ोगे, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ भी हो, कि मोलर हीट कैपेसिटी भी 2 टाइप से बहुत कॉमन होती है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे हम सीवी बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे हम सीपी बोलते हैं। पाथ डिपेंडेंट है ये। तो दीज पैरामीटर्स आर पाथ डिपेंडेंट। दीज थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स आर पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अच्छा बच्चों, एक बात सुनो, मैं चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे शायद आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। अब ये तो आप जानते ही हो कि किसी भी शहर को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी लोकेशन को बताने के लिए कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। किसी शहर को डिस्क्राइब करना हो, किसी लोकेशन को डिस्क्राइब करना हो, तो हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यूज करते हैं। ये बच्चे जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं। तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड डिफाइंस अ पर्टिकुलर लोकेशन। आप गूगल मैप पे भी जाते हो तो वहाँ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के पैरामीटर्स दिए हुए होते हैं, किसी भी पॉइंट्स को जब डिस्क्राइब करते हैं, लोकेट करते हैं, लोकेशन भेजते हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड है, ये स्टेट फंक्शन है। मान लो किसी पोजीशन पर, ये वाली यहां जहां मैं खड़ा हूं, यूं, ये लो, यहां जहां मैं खड़ा हूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक पर्टिकुलर, इस पॉइंट का, इस लोकेशन का एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। दैट इज स्टेट फंक्शन। मैं हट जाऊं यहां से, कोई और व्यक्ति आकर के यहां खड़ा हो जाए इस लोकेशन पे, तो उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी सेम यही रहेंगे जो मेरे थे थोड़ी देर पहले। अब मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं कि मैं यहाँ मानसरोवर में खड़ा हुआ हूँ। ये मानसरोवर एक जगह है जयपुर में, इट इज़ अ वेल नोन फेमस लार्ज प्लेस। वहाँ पे, यहाँ मैं इस पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ। आई हैव अ सर्टेन वैल्यू ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, मैं मान लो जयपुर इज क्वाइट फेमस फॉर स्मॉल हिल्स, डूंगरी बोलते हैं। तो मान लो मैं मोती डूंगरी गया, मंदिर है एक। अच्छा और फेमस जगह बताता हूँ, छोड़ो, आमेर किला है, अंबर फोर्ट जिसे बोलते हैं हम। तो अंबर किला है, तो आमेर किला या अंबर किला बोलते हैं उसको। तो आमेर फोर्ट पे गया, तो आमेर फोर्ट पर मैं ऊपर उसकी बिल्कुल पीक पर चला गया ऊपर। उस जगह का अपना एक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होगा। वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इज ऑल्सो द स्टेट फंक्शन। उस पोजीशन को डिफाइन करने के लिए वो फिक्स्ड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड है। अब मैं यहां से गया उस पर्टिकुलर आमेर किला पर, फोर्ट पर। अब मैं जाने के कई रास्ते हैं यहाँ पर। टोंक रोड से भी जा सकते हैं, एक और रोड है जेएलएन मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, उससे भी जा सकते हैं। और दोनों से जाओगे आप तो ऑब्वियसली दोनों की डिस्टेंस अलग अलग होगी। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल की है आपने, दैट इज पाथ फंक्शन। इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, इस पर्टिकुलर लोकेशन से मैं आमेर फोर्ट के टॉप पर पोजीशन पर गया, उसके जाने के कई रास्ते हो सकते हैं और हर अलग अलग रास्ते में डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी डिफरेंट। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज पाथ फंक्शन and these locations are defined by the longitude and latitude. Longitude and latitude define the state of this particular coordinate, so that is defined state function. I hope you have understood the point, the meaning of the state function and path function. Clear? Got the point? So like that you say. तो guys इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ये these three you are supposed to remember. These are important. These are path dependent and path functions कहलाते हैं ये। स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या थी? वो 2 थी। मैंने बता दिया कि चेंज इन स्टेट फंक्शन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए उसे डेफिनेट क्वांटिटी बोलते हैं बिटवीन 2 स्टेट।
और दूसरा मैंने बता दिया कि साइक्लिक इंटीग्रेशन में मतलब साइक्लिक प्रोसेस में चेंज ऑफ द स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक बातें हैं बट समझ के आगे बढ़ना बड़ा जरूरी है। तो गाइज ये था स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। अब बात आती है प्रोसेस की। हेडिंग लिखो प्रोसेस, ये हटाएंगे पहले, इसको नोट करो और लिखो प्रोसेस। प्रोसेस और एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए जो रास्ता लगता है दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस मतलब पाथ, पाथ फॉलोड। तो इट इज द पाथ फॉलोड it is the path followed it is the path followed for carrying out a change in state for a system। तो एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने में जो रास्ता चुनेगा दैट इज कॉल्ड पाथ फॉलोड। एंड मेनी टाइप ऑफ पाथ्स आर देयर, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट, मतलब dt भी 0 और डेल्टा t भी 0। थ्रू आउट 0 का मतलब यह है कि हर छोटे से छोटा टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी 0 एंड ओवरऑल चेंज ऑल्सो विल बी 0। सो दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, आइसोथर्म का मतलब होता है वह टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आइसोथर्म जनरली ग्राफ होता है where temperature is constant, graph where temperature is constant। ये टर्म यूज करते हैं आइसोथर्म, मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। दूसरा होता है आइसोकोहरिक प्रोसेस। आइसोकोहरिक, कोहरिक मींस वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट। वॉल्यूम कांस्टेंट थ्रू आउट का मतलब यह है कि dV भी 0 है और डेल्टा V भी 0 है। ड्यूरिंग द प्रोसेस छोटा सा वॉल्यूम चेंज एट एनी मोमेंट इज ऑल्सो 0 एंड ओवरऑल वॉल्यूम चेंज इज ऑल्सो 0। और इसी तरीके से कर्व पाथ डिफाइन करते हैं, प्रोसेस डिफाइन करते हैं। जैसे आइसोकोहर का मतलब क्या है? ग्राफ इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ऐसी एक प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसे बोलते हैं हम आइसोबेरिक प्रोसेस। प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट, मतलब dP भी 0 है और डेल्टा P इज ऑल्सो इक्वल टू 0। और टर्म यूज करेंगे आइसोबार। ये वो ग्राफ होते हैं वेयर प्रेशर इज कांस्टेंट, ग्राफ इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर पे बनाया हुआ ग्राफ कहलाएगा आइसोबार। ऐसे ही यूज करते हैं हम एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके ऊपर जेई खूब क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब जब फिजिक्स का नाम आया है तो मैं एक बात बता दूं आपको, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी होता है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी होता है। चाहे वो आपका स्कूल सिलेबस हो, चाहे वो जेई मेन का हो, चाहे वो जेई एडवांस्ड का हो। तो सर कोई तो अंतर होगा? हाँ है ना। हम जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, हम कौन? केमिस्ट्री वाले। केमिस्ट्री में जो थर्मोडायनेमिक्स होता है उसका नाम होता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। सो वी टॉक अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स डीलिंग विद द केमिकल रिएक्शंस। और फिजिक्स वाले जब थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो वो मेनली दे कन्फाइन टू द आइडियल गैस। आइडियल गैस के बारे में बात करते हैं। हम आइडियल गैस के बारे में भी बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी बात करते हैं और नॉन आइडियल सिस्टम्स के बारे में भी बात करते हैं, जिन्हें हम रियल गैसेस बोलते हैं। तो फिजिक्स में थोड़ा सा अलग है, काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं बट सम पोर्शन इज डिफरेंट। हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों की बात करते हैं, वो केवल रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। सर ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या है? आएगा, अभी इसी के बाद आएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस, नो हीट एक्सचेंज,
between system and surroundings, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई हीट एक्सचेंज ना हो। इसका मतलब Q इज इक्वल टू 0। Q हीट का सिंबल होता है और ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैट। एडियाबैट, एडियाबैट का मतलब होता है ग्राफ in which Q is equal to 0 or adiabatic process। ये है adiabatic process, Q is equal to 0। एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में बी द कॉम्बिनेशन ऑफ 2, 3 और मोर प्रोसेसेस, बट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। जहां से शुरू किया था घूम फिर के सिस्टम लौट के वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पर ही आ जाए। लिखो साइक्लिक प्रोसेस। नोट करें पूरी बात। Cyclic process in which system returns to its original state. System undergoes many processes and finally returns to the original state। तो ऐसे में cyclic process बोलते हैं और cyclic process में change in state function is equal to 0। That is, overall change in the state function is 0. d phi need not be 0, तो delta t is equal to 0. Entropy change will be 0. कोई भी state function का change है will be equal to 0. That is called cyclic process। तो initial and final states are same। और यहां लिख भी दो, और initial and final states are same। तो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, सो इट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। अब बात आती है कि जितने भी प्रोसेस लिखे हमने, चाहे वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो, एडियाबैटिक प्रोसेस हो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ दे आर कैरिड आउट, दे कैन बी रिवर्सिबल और कैन बी इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बात करेंगे ये सभी प्रोसेस रिवर्सिबल तरीके से भी कर सकते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हेडिंग लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस। अब बोर्ड क्लीन करके फिर लिखेंगे, पूरी बात हटेंगे, हटाओ इसको, लिखो, नोट करो। हेडिंग लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल कौन सा हो सकता है? कोई सा भी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल आइसोकोरिक, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, कुछ भी प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आइसोथर्मल, एडियाबैटिक जितने भी हैं कैसे परफॉर्म कराए हैं, दे कैन बी रिवर्सिबल और दे कैन बी इरिवर्सिबल। व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस? रिवर्सिबल मतलब जिसको रिवर्स किया जा सकता हो विदाउट एनी चेंज इनटू सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो इसे कई बार हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं। क्वासी का मतलब होता है, क्वासी वर्ड का मतलब होता है ऑलमोस्ट। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, ऑलमोस्ट रुका हुआ प्रोसेस। रुका हुआ प्रोसेस मतलब इनफाइनाइट सिमली स्लो प्रोसेस। इनफाइनाइट सिमली का मतलब एक्सट्रीमली, डीटी, डीपी मतलब डी होता है ना डिफरेंस, स्मॉल वाला। एक होता है डीटी, एक होता है डेल्टा टी। ये तो जानते हो, फाइनाइट चेंज इन टेम्परेचर, और इसे बोलते हैं इनफाइनाइट सिमल स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। तो ये डीटी कहलाता है अ फाइनाइट चेंज इन टेम्परेचर। और ये डीटी क्या कहलाएगा भाई? एन इनफाइनाइटसिमल स्मॉल चेंज। इन टेम्परेचर। डेल्टा टी मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा चेंज, अ फाइनाइट चेंज इन टेम्परेचर।
50 डिग्री से 70 डिग्री पहुंच गए, 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, डेल्टा टी। इनफाइनाइटसिमल कितना, 1 डिग्री का डिफरेंस, नहीं और कम, 0.1 नहीं और कम, 0.01 नहीं और कम, 10⁻⁻5 डिग्री और कम, और जितना कम संभव हो सके। इनफाइनाइटसिमल स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, इसे बोलते हैं टीटी। तो ये ऑलमोस्ट स्टैटिक, ऑलमोस्ट रुका हुआ प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस कब होगा, बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं ये। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज ए काइंड ऑफ आइडियलाइज्ड प्रोसेस एंड इट इज एन इनफाइनाइटसिमली स्लो प्रोसेस एंड कंप्लीट्स इन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। एक फाइनाइट चेंज के लिए इट कंप्लीट्स इन द, मैं चलो लिखता हूं फिर समझते हैं। इट इज एन इनफाइनाइटसिमली स्लो प्रोसेस which completes in infinite number of steps, मतलब कभी कंप्लीट नहीं होता। इनफाइनाइट की तो कोई परिभाषा थोड़ी है, इनफाइनाइट तो मतलब नहीं कंप्लीट हो रहा वो। तो इट इज एन इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस विच कंप्लीट्स इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर ए फाइनाइट चेंज। For a finite change, and this occurs when pressure and temperature difference between system and surroundings is infinitesimally small। लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, कोई बड़े बड़े शब्द ना है, बताता हूं ना, भी रुको। इनफाइनाइटसिमली स्मॉल मतलब कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P सिस्टम प्लस माइनस dP। T एक्सटर्नल इज इक्वल टू T सिस्टम प्लस माइनस dt। So the driving force is extremely small. Driving force for the process to occur is infinitesimally small। एक नया शब्द सीख लिया आपने, इनफाइनाइटसिमली, छोटे से छोटे से छोटे से छोटे से छोटा। सुनो क्या बात कर रहे हैं, ये अलग चीज थी। रिवर्सिबल प्रोसेस ये एक इनफाइनाइटसिमली स्लो प्रोसेस, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, इतना स्लो कि हम प्रैक्टिस में अटेन भी नहीं कर सकते। सो इट इज नॉट ए फीजिबल प्रोसेस। सो नो प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इज ए काइंड ऑफ आइडियलाइजेशन। इतना स्लो प्रोसेस जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट हो फॉर ए फाइनाइट चेंज। मतलब फाइनाइट चेंज का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर मान लो 50 डिग्री से 70 डिग्री करना है, तो इतना स्लो कि उस 20 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट होने में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लग जाए। मतलब मैं बूढ़ा हो जाऊं, आप बूढ़े हो जाओ, आपकी जनरेशंस भी आगे निकल जाए तो भी प्रोसेस कंप्लीट ना हो, इतना स्लो प्रोसेस। और ये कब होगा, ऐसा कब होगा, जब सिस्टम और सराउंडिंग्स में प्रेशर और टेम्परेचर का डिफरेंस इनफाइनाइटसिमली स्लो मतलब इनफाइनाइटसिमली स्मॉल मतलब dP और dt हो। सो दिस ड्राइविंग फोर्स का मतलब फोर्स नहीं है यहाँ। कभी कहो कि न्यूटन में है क्या सर ये, अरे वो न्यूटन वाला फोर्स नहीं, मतलब ड्राइविंग फोर्स मतलब किसी चीज को ड्राइव करने वाला फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब द रीजन फॉर ए प्रोसेस टू अकर। सो दैट रीजन फॉर द ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोसेस टू अकर इज इनफाइनाइटसिमली स्मॉल dP एंड dt। ये इतने स्लो प्रोसेस हैं कि दे कैन नॉट बी अटेन्ड इन प्रैक्टिस एंड दे आर जस्ट आइडियलाइजेशन प्रोसेस। सो दे आर हाइपोथेटिकल। रिवर्सिबल प्रोसेस इज a hypothetical process and can't be attained in practice। ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, इसको आप प्रैक्टिस में अटेन नहीं कर सकते। इट कंज्यूम्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू कंप्लीट फॉर ए फाइनाइट चेंज। तो ये नहीं होते प्रोसेस।
अच्छा, इसमें एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस के पाथ को अगर रिवर्स कर दें तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हैं, और रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर ऑलवेज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स are always in thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium क्या लिखा आपने? During reversible process, both system and surroundings are always in thermodynamic equilibrium with each other. एक नया शब्द और आ गया, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। एक नया शब्द और आ गया, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। आएंगे अब इस शब्द पर, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पर, बट ये पॉइंट्स लिख दें हम रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। रिवर्सिबल प्रोसेस का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जरा ऊपर के क्लीन कर लो, पॉइंट्स लिख लो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट क्या? इफ पाथ ऑफ, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब पूछा जाता है, इफ पाथ ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज reversed, if path of reversible process is reversed, then both system and surroundings लाइट फ्लिकर कर रही है कोई, चलो देखते हैं, ये वाली है, अभी देखते हैं। बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स रिगेन और कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट्स। बड़ा गहरा स्टेटमेंट है, अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम। जब हम वर्क डिफाइन कर देंगे और उनके वर्क डन की कैलकुलेशंस कर लेंगे तब हम ये बात समझ पाएंगे। तो अभी तो आप पॉइंट लिखें कि पाथ ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो सिस्टम भी और सराउंडिंग भी दोनों ही अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। दे कम बैक और रिगेन देयर ओरिजिनल स्टेट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहीं पे एक टर्म आया था थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंसिस्ट ऑफ 3 इक्विलिब्रियम। अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर एग्जिस्ट करते हैं तो यू से दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। कौन सा? एक थर्मल इक्विलिब्रियम, देन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर इज सेम, डेल्टा टी इज सेम, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब नो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। एंड केमिकल इक्विलिब्रियम नो केमिकल रिएक्शन अकरिंग। अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करते हैं, इफ दीज 3 इक्विलिब्रियम डू एग्जिस्ट, ये नीचे वाली लाइन में हटाऊंगा जरा, if these 3 equilibrium do exist between system and surroundings, then अगर ये 2 इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, these 3 equilibrium exist between system and surroundings, then we say there is thermodynamic equilibrium between
सिस्टम एंड सराउंडिंग। गाइस ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लाइट फ्लिकर कर रही है, मैं जरा स्विच ऑन स्विच ऑफ करके देख लूं, एक मिनट। इधर से तो व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर तीनों सिस्टम तीनों एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। अच्छा, व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, नाम से मालूम पड़ता है थर्मल मतलब हीट। नो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो, यू से थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, नो मैकेनिकल इम्बैलेंसेस ऑफ द फोर्सेस। इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर अगर इक्वल हो तो ना एक्सपेंशन होगा ना कंप्रेशन होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब नो केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द सिस्टम एंड सिस्टम इज यूनिफॉर्म इन कॉम्पोजिशन, कहीं कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो वी से केमिकल इक्विलिब्रियम। ये तीनों इक्विलिब्रियम अगर एग्जिस्ट करेंगे तो आप कहोगे सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आपस में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है और कोई नेट प्रोसेस नहीं होगा। नो एक्सपेंशन, नो कूलिंग, नो हीटिंग, नथिंग विल हैपन, तब कहेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम अलग चीज है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अलग चीज है। तो गाइज ये था रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियलाइज्ड प्रोसेस है, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस है, इतना स्लो प्रोसेस है कि हम उसे प्रैक्टिस में अटेन नहीं कर सकते। और ये इसलिए है क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग्स में किसी मोमेंट पर प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफरेंस इज इनफाइनाइटली स्मॉल, ऑलमोस्ट बराबर हैं। गैस का प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर, पिस्टन का प्रेशर, दोनों इक्वल है। मैं इसको समझाने के लिए ऐसा भी मान सकता हूं, जैसे ये मान लो ये एक गैस है, पिस्टन टाइप कंटेनर लिया और यहां कोई गैस भरी हुई है और यहां पर मान लो गैस का प्रेशर मेंटेन कराने के लिए, बैलेंस कराने के लिए ये फाइन डस्ट है। फाइन डस्ट पार्टिकल्स। अभी मान लो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर बोथ आर इक्वल, टेम्परेचर इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ आर इक्वल, नो केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, मजे में जिंदगी गुजार देंगे। आपको तो पता है केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होता है आपने। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने ये बात पढ़ी हुई होती है कि इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट फॉर एनी सिस्टम। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सारी जिंदगी इक्विलिब्रियम में निकाल देगा, मजे में सोते हुए। इक्विलिब्रियम मतलब नींद। नींद से खूबसूरत कोई चीज होती है कि दुनिया में? कुछ भी ना, पबजी भी ना। जब नींद आती है ना, हालांकि पबजी की वजह से नींद उड़ जाती है, बट जब नींद आती है तो फिर पबजी भी अच्छा नहीं लगता। खैर अब तो पबजी गया, कोई बात नहीं, पढ़ो। तो हम ये बात कर रहे थे कि फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं, इससे हमने गैस के प्रेशर को बैलेंस किया हुआ है। अगर मुझे रिवर्सिबल प्रोसेस करना हो और मुझे मान लो गैस को एक्सपैंड कराना हो तो एक्सटर्नल प्रेशर घटाना पड़ेगा। एक्सटर्नल प्रेशर घटाओगे तो गैस विल एक्सपैंड। तो मैंने चिमटी से पकड़ के एक डस्ट पार्टिकल ये लिया, ये हटा दिया, एक डस्ट पार्टिकल हटा दिया मैंने, और एक डस्ट पार्टिकल हटा दिया तो थियोरेटिकली एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस हुआ है एंड पिस्टन एक्सपैंड होगा। कितना होगा? इतना स्मॉल चेंज होगा कि देयर इज नो परसेप्टिबल चेंज टू अवर आइज। आप और हम तो देख ही नहीं पाएंगे कि कोई चेंज भी हुआ है, बट द प्रोसेस तो हुआ है। उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर बोथ आर इक्वल। फिर एक डस्ट का पार्टिकल हटा दिया, ऐसे ही करते रहे, बैठे आराम से। एक डस्ट का पार्टिकल हटाया, एक्सपैंड हुआ, एक डस्ट का पार्टिकल हटाया, एक्सपैंड हुआ। लॉकडाउन में ये काम कर सकते थे, जब बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन था, कोई काम वाम तो था नहीं, ये कर लेते कि भाई देखें रिवर्सिबल प्रोसेस की फील लाएं। तो इतना स्लो प्रोसेस है, इसका मतलब मैं गैस का प्रेशर अगर मान लो आधा करना चाहूं और आधी डस्ट हटानी हो मुझे, तो पता चला 10, 20, 50 साल भी लग जाए और भी ज्यादा टाइम लग जाए। सो दिस इज क्लोज टू द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस मींस इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, इतना स्लो कि आप प्रैक्टिस में अटेन नहीं कर सकते। तो गाइज ये था रिवर्सिबल प्रोसेस, समझाने के लिए था ये आपको।
नोट करें एंड वी शैल कम टू नाउ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस. नोटेड डाउन. इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो लिखो इरिवर्सिबल प्रोसेस. अब इरिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल का एकदम अपोजिट, मतलब ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट हो जाते हैं और एक अच्छा खासा डिफरेंस होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. तो अनलाइक, लाइट फ्लिकर कर रही है, चलो थोड़ी देर मैनेज करो. Unlike reversible process, irreversible process occurs or completes in definite number of steps. और इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो एक फाइनाइट डिफरेंस होता है. इट इज ड्यू टू अ फाइनाइट डिफरेंस, इनफाइनाइट सिंपली स्मॉल नहीं, अ फाइनाइट डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, of system and surroundings. तो क्या बोलोगे? P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P गैस, मान लो गैस ले लिया इंटरनल, प्लस माइनस डेल्टा P. T एक्सटर्नल इज इक्वल टू T गैस प्लस माइनस डेल्टा T. इस तरीके से बोलोगे. अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आएगा कि अच्छा खासा डिफरेंस है, फाइनाइट डिफरेंस है तो फास्ट होगा. सो इरिवर्सिबल प्रोसेस इज फास्ट, रिलेटिवली फास्ट एंड अकर्स इन अ डेफिनेट नंबर ऑफ और फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. साथ ही साथ इरिवर्सिबल ही होते हैं सारे प्रोसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. जितने भी प्रोसेस होते हैं सारे के सारे नेचुरल प्रोसेसेस. नेचुरल प्रोसेस मतलब पेड़ से पत्ता टूट के नीचे गिरना, एजिंग प्रोसेस. एजिंग मतलब हम बूढ़े हो रहे हैं, तो ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट टाइम में बूढ़े होंगे और हमारी उम्र करोड़ों साल हो जाए, नहीं. 100 साल तो बहुत है, 70-80 जी जाओ वही बहुत है आजकल के टाइम में. तो बढ़िया से जी जाओ, हेल्दी, मजे में खुश होकर के बढ़िया नींद आए, ऐसी जिंदगी जी जाओ 70-80 साल. दैट इज एनफ, मोर देन एनफ. तो गाइज ऑल नेचुरल प्रोसेसेस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, स्पॉन्टेनियस मतलब विच हैपन ऑन इट्स ओन, आर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस. सारे इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल तो कुछ होता ही नहीं. अच्छा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या रिवर्सिबल में एक बात पढ़ी थी आपने कि सिस्टम और सराउंडिंग हर मोमेंट पर इक्विलिब्रियम में होते हैं विद ईच अदर. यहां नहीं, यहां तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में इक्विलिब्रियम ओनली एट इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट. तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट. इक्विलिब्रियम कौन सा? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स only at initial and final states in irreversible process.
तो ध्यान दो, इरिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, हर मोमेंट पे नहीं। जबकि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या था, हर मोमेंट पर देयर इज अ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। और लास्ट पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट, आपने क्या पढ़ा था, रिवर्सिबल प्रोसेस में पाथ रिवर्स कर दो तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता। इन इरिवर्सिबल प्रोसेस if path is reversed, then in irreversible process if path is reversed, तब याद रखें then either system or surrounding or both do not return to their original state। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस के पाथ को रिवर्स कर दे तो अगर सिस्टम को हम ओरिजिनल स्टेट पे ले भी आए तो सराउंडिंग अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस नहीं आएगा। सिस्टम हो सकता है सिस्टम सराउंडिंग दोनों ही अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस ना आए, एक ही आ पाएगा, दोनों किसी हालत में नहीं आएंगे। और जबकि रिवर्सिबल में क्या बोला था हमने कि बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। तो इफ इरिवर्सिबल प्रोसेस इफ पाथ इज रिवर्स्ड आइदर सिस्टम और सराउंडिंग्स और बोथ डू नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट। तो गाइज ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये लास्ट के दोनों हैं विच आर एग्जैक्टली अपोजिट टू रिवर्सिबल प्रोसेस। नोट करें।